हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की। टॉपिक में आज क्या क्या कवर होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 का पिछले कुछ दिनों का एक चार्ट। मैंने डे का कैंडल लगाया है, सो इसका मतलब है एवरी कैंडल इज वन डे मूवमेंट ऑफ द मार्केट। आप देख रहे हो कि पिछले 6-7 दिन से 3 और 4 7 दिन से लगभग ये कैंडल्स मोर और लेस अप मूव में जा रहा है मार्केट। और पिछले वीक में अगर आप मार्केट में एफ आई आई डी आई का बाइंग क्वांटिटी और बाइंग अमाउंट, इस तरह के मार्केट सिचुएशन को, जब इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ हैं और इन्वेस्टर्स के माइंड में भी बहुत अनसर्टेनिटी है, स्पेशली इंडिया को लेके। बहुत सारे एफआईआई ऐसा लग रहा था कि अभी इंडिया मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा उतना ज़्यादा, और डीआईआई बहुत लंबे टाइम तक बाई होल्ड बाई नहीं कर सकते, लाइक बहुत लंबे टाइम तक बाई कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा था कि, और सबको ही लग रहा है इन जनरल मार्केट में ये सेंटिमेंट था कि मार्केट नाउ स्टार्ट स्लोली करेक्टिंग। और सबको लग रहा था कि ऑलमोस्ट समथिंग 8 to 10% का करेक्शन तो मिनिमम आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म में भी ऐसा था कि मार्केट इधर तो साइडवेज रहने वाला है, या फिर काइंड ऑफ फ्लैट रहने वाला है, या फिर बहुत ही मिनिमम पॉजिटिव रिटर्न देने वाला है। ऐसा ऐसा सेंटिमेंट है और अभी भी है। डिस्पाइट दैट, उसके बावजूद अभी भी मार्केट अप मूव करना चालू कर रहा है। अभी पता नहीं है कब तक इस तरह से अप मूव करेगा। लेकिन जो लोग इस टाइम में भी अगर इन्वेस्टमेंट से कुछ प्रॉफिट बना पा रहे हैं, those are the real guys, those are the people who really wants to know, like who really know that how to make money in any kind of market। अभी भी जो पैसे बना सकते हैं, उनके सिचुएशन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो those are the people who are really not so emotional, who are having control on their decisions। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये कल का फ्राइडे का, आज सैटरडे है जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये फ्राइडे का पी एन एल मेरा चार्ट है मेरे अकाउंट का। मेरे वैसे तो मोर देन वन अकाउंट है, बट दिस इज वन ऑफ माय अकाउंट। इफ यू सी, आई मेड सम around 5K as a realized profit in my intraday trading on Friday। और ये इंट्राडे ट्रेडिंग में और इस तरह से छोटे छोटे प्रॉफिट्स बना के आप अपने ओवरऑल एनुअल गेन्स को समहाउ कंट्रोल कर सकते हैं, समहाउ पॉजिटिव रख सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। नाउ कम बैक टू द टॉपिक। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन आप अपने पोर्टफोलियो में कैसे कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए, हैविंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट। अब अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन आप बाय डिफॉल्ट आपका हो ही जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली विल थिंक के सारा पैसा एक जगह लगाना तो कोई भी नहीं लगाता। लेकिन जब आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट है, तब आपके पास ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उसको बेटर यूटिलाइज करें, बेटर इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफिकेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सारे पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, बट डाइवर्सिफिकेशन से मेरा मतलब है कि आप कितना इन्वेस्ट करें, कितना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आप होल्ड करें। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप को इन्वेस्टिंग के अलावा कितना पैसा और कुछ अमाउंट ऑफ पैसा हमेशा अपने लिए एक इमरजेंसी फंड और उस तरह से रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि इन्वेस्टिंग इज़ अ साइड थिंग। इन्वेस्टिंग वगैरह शेयर मार्केट में पैसे या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के पहले हमें ये सोचना है कि हाउ यू आर मेकिंग श्योर कि आपके पास इमरजेंसी फंड्स हैं। पहले मैं ये सब फिर बता रहा हूँ कि ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके पास एक लिमिटेड कैपिटल है, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, एक जॉब करते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब जो एक डिसेंट सा सैलरी देता है, नॉट सो वेरी हाई पेइंग जॉब एंड ऑल। सो उन लोगों को सबसे पहले लाइफ में इस तरह के अनसर्टेनिटी और सिचुएशंस, एनी सिचुएशंस में ये पहले सबसे इंश्योर करना जरूरी है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड है एंड विच यू आर नॉट बरीड के उसमें कितना रिटर्न आ रहा है, ये सब
उसमें मिनिमल रिटर्न भी आ रहा है तो भी चलेगा, आप चाहें तो उसके लिए रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी, या फिर आप ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपको क्विक लिक्विडिटी दे, जहाँ से आपको पैसे विड्रॉ करने के लिए कुछ मिनट या कुछ घंटे लगें, ना कि कुछ दिन। सो वो इन्वेस्टमेंट और सॉरी वो अमाउंट सेव करने के बाद आती है बात आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन की। तो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन अभी आपको मैं दिखाता हूँ। पोर्टफोलियो, फिलहाल जो सिचुएशन है लोगों की पोर्टफोलियो की, वो लगभग इस तरह की है। सबके पोर्टफोलियो इन जनरल किसी का 5, किसी का 10% माइनस है। अगर किसी ने 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले से इन्वेस्ट किया है, किसी ने अगर न्यूली इन्वेस्ट किया है तो हो सकता है ये सडन मूवमेंट जो आया है अभी उसके वजह से किसी का थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी हो। पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अपने इन्वेस्टिंग को स्टॉक मार्केट प्लस म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारे कैटेगरी हैं। आप इक्विटी ट्रेडेड फंड करें। अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो अगर आपका टैक्स स्लैब बहुत ज़्यादा है और आपका टैक्स सेविंग अभी भी है आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी कि आप कुछ अमाउंट्स अपने क्लेम में डाल के टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपका फिकेशन इन्वेस्टमेंट में करने से जो एक रियलिस्टिक बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये है कि आपको जब भी विड्रॉ करना है, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट अपना निकालना है, तो आप अगर एक ही जगह लगा के रख रहे हैं तो हो सकता है आपको अपना विड्रॉल जब भी पैसे निकालने पड़े आपको ज़्यादा लॉस में निकालने पड़ेंगे। क्योंकि चाहे स्टॉक्स हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, आपके वो वाले यूनिट्स पहले सोल्ड होते हैं जो आपने सबसे लास्ट टाइम खरीदे थे, सबसे पुराने वाले टाइम पे खरीदे थे। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने शेयर मार्केट में अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ की स्टॉक्स चूज करने हैं जिनमें आपको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। फिर आपको सोचना है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड देयर सो मेनी अदर कैटेगरीज अवेलेबल। आपको इक्विटी में अगर आप जाओगे तो इक्विटी में बहुत सारे कैटेगरी और अवेलेबल हैं टैक्स सेविंग के लिए। ELSS है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, दिस एंड दैट। सो हम लोग बहुत डिटेल में बताएंगे कि कैसे मेन चीज होती है जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंटली ये देखना होता है कि आपका एक्सपेंस रेशियो क्या है और आपका एग्जिट परसेंटेज क्या है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है आप जितने पैसे लगाने वाले हैं उसमें से कितने पैसे कट होने के बाद एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में कंसीडर किया जाएगा। जैसे आपने अगर किसी का एक्सपेंस रेशियो 1% है और अगर आप उस म्यूचुअल फंड में 100 रुपये लगाते हैं तो प्रैक्टिकली आपके 99 रुपये ही इन्वेस्ट हो रहे हैं। आपका 1 रुपये प्लेटफॉर्म फी या फिर प्लेटफॉर्म चार्जेस या फिर जो भी एजेंसी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर जो इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उनके फंड मेंटेनेंस की फीस है वो इस तरह एक तरह से, और आपका वो इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं होता। सो इफ इज अ 1% देन यू आर 1% लेस अमाउंट ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट इज बीइंग इन्वेस्टेड। दूसरा ये, जब आप विड्रॉ करने जाओगे म्यूचुअल फंड से आपका इन्वेस्टमेंट तो कितना परसेंटेज चार्ज लगेगा, वो है आपका एग्जिट रेशियो। सो अगर आपका इन्वेस्टमेंट और एग्जिट रेशियो कम है वो म्यूचुअल फंड इन जनरल अच्छा माना जाता है। उसके अलावा ये तो मेन चीज़ है ही कि आप जो म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप चाहें तो किसी भी म्यूचुअल फंड्स में अपने पुराने ईयर्स के रिटर्न देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टैक्स सेविंग फंड्स की किसी भी टैक्स सेवर फंड्स को ओपन करता हूँ, लेट्स से SBI ELSS टैक्स सेवर फंड, और मैं देखता हूँ कि पिछले 1 साल में ये ELSS टैक्स सेवर ने -0.63 का रिटर्न दिया है। लास्ट 2 साल में देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, +2.3, डिस्पाइट ऑफ कि ये ईयर फ्लैट है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे एग्जिट लोड इसका 0 है। द मोमेंट आप पैसे निकालोगे तो आपको कुछ कट नहीं होगा अदर देन द इनकम टैक्स एंड देन गेन एंड ऑल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन्स काइंड ऑफ।
और एक्सपेंस रेशियो है 0.95, दैट मीन्स इट्स अराउंड 1% ऑफ योर मनी विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस रेशियो। ओके, और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है रिस्क। यहाँ पर भी आपको ये दिखता है कि इट्स एन हाई रिस्क म्यूचुअल फंड, दैट मीन्स कि ये हाई रिस्क स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो हाई रिस्क वाले हैं उनमें रिवॉर्ड भी उतना ही रहता है। सो अगर आपका लो रिस्क है देन आपके रिटर्न्स भी उतने ही रहेंगे। तो अगर आपको यहाँ दिख रहा है ये 23% 2 साल का रिटर्न है, that is because they are aggressively investing in the stocks which is high risk stocks. इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक्स बेकार हैं, इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक्स रिटर्न एग्रेसिवली देते हैं और उनका रिस्क भी एसोसिएटेड है उनके साथ में। दूसरा, तो अभी बेनिफिट की बात हमने की कि डाइवर्सिफिकेशन में बेनिफिट ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल लोकेशंस में मल्टीपल पॉलिसीज में डालते हो तो आपका विड्रॉल इजी हो जाता है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं 2017 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ शेयर मार्केट में। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इफ आई टेल यू, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप किसी भी स्टॉक्स में या किसी भी म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको कब एग्जिट करना है, कितने परसेंटेज प्रॉफिट में आपको एग्जिट करना है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉज आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे मार्केट से आपको कि ये अच्छा स्टॉक्स है, ये अच्छा म्यूचुअल फंड है, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। पर कितने रिटर्न्स के बाद आपको वो इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट कमाना है, आपको प्रॉफिट रियलाइज करना है, ये सोचना केवल और केवल आपके ऊपर है। क्योंकि कोई भी आपको ये नहीं बताने वाला है कि नाउ आप प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आपको कोई बता भी रहा है कि आप प्रॉफिट बुक कर लो, वो तब बताने वाले हैं जब ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारा करेक्शन हो चुका होगा। अगर आपका 20% का प्रॉफिट था तो वो ऑलरेडी 10% रह चुका है, तब आपको खबर मिलेगी कि अरे अरे वो निकालना था। तो निकालने का डिसीजन आपका रहना चाहिए। उसमें जो अब जो बात आती है कि लोग बोलते हैं कि अरे नहीं भाई, इमोशनली कनेक्ट नहीं रहना है मार्केट से, थोड़ा इमोशनली थिंक नहीं करना है, ये नहीं करना है। उसका सबसे अच्छा रीजन ये, सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप अपना प्रॉफिट बुक करो, मान के चलो आपने प्रॉफिट बुक किया 10% पे, उसके बाद मार्केट थोड़ा और ऊपर गया और अब आपका प्रॉफिट 12% हो सकता था, बट आपने पहले ही निकाल लिए पैसे। आप वो 2% के लिए रिग्रेट नहीं करना है आपको, क्योंकि आपने वो 10% प्रॉफिट बना लिया था। देयर वाज अनसर्टेनिटी, मार्केट 10 से 8% पे भी आ सकता था। सही डिसीजन ये होगा कि आपने जो प्रॉफिट बुक कर लिया है, अब आप उसको री इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, या री इन्वेस्ट कितनी जल्दी करेंगे, कि क्या किस जगह करेंगे, या आप उस पैसे को किसी अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करने वाले हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, रादर देन थिंकिंग कि अरे वो 2% और मिल सकता था, अरे यार 5% और मिल सकता था, या मैं 1 महीने और वेट कर लेता। क्योंकि 1 महीने और वेट कर लेते, उसके बाद क्या होने वाला था ये पहले किसी को पता नहीं रहता जब तक वो 1 महीना आ नहीं जाता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जिट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। और आपको अगर इस तरह के प्रॉफिट्स, इंट्राडे वाले प्रॉफिट्स सेफली करने हैं, अगर आपने किसी भी दिन अगर 5,000 रुपये कमाए और अगर आप महीने में 10 बार या 5 बार, जैसे हफ्ते में 1 बार, किसी भी दिन अगर इस तरह के प्रॉफिट भी बुक कर पाते हैं, हफ्ते में अगर आप एक बार भी 5,000 रुपये या 6,000 रुपये 7,000 रुपये टाइप का प्रॉफिट बना ले रहे हैं इंट्राडे से, तो आपके पास मंथ एंड में आराम से 25 से 30,000 रुपये एडिशनल इनकम करने का एक चांस होता है। उसके लिए आपको स्लोली अपना मेंटल स्टेबिलिटी लाना है। आपको एक फ्रेमवर्क बनाना है अपने माइंड में कि कैसे अपने आप को डिटैच रखें और जस्ट प्रॉफिट पे ध्यान दें, रादर देन थिंकिंग कि अरे ये मैंने लगाया था और वहां पे मेरा 1,000 रुपये लॉस हो गया, अब मैं उसी शेयर को दोबारा खरीद के वहीं से दोबारा पैसा बनाऊंगा। दैट्स अ रॉन्ग थिंग, नो। सो चैनल फॉलो करो, वी विल डिस्कस टुगेदर के हाउ टू कीप योर माइंड focused just to make the profit, how to detach yourself from the losses whatever you made। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट सब प्रॉफिट ही होते हैं, कभी कभी लॉस भी होता है।
सो लॉसेस से कैसे डिटैच रहना है और प्रॉफिट्स को कैसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट करना है। लॉसेस डेफिनेटली होंगे। ये अगर कोई आपको मार्केट में बोल रहा है कि नहीं प्रॉफिट ही होगा हमेशा, तो ये गलत है। देर इज नो गारंटी ऑफ एनीथिंग। एनीबडी इफ इट्स गिविंग यू गारंटी, ही इज लाइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हम लोग अपने फिर चैनल पे मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।